नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से और आज हम बात करेंगे दोस्तों इसी मुख्य खबर की हम समीक्षा भी करेंगे साथ में ही। और दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध पर, जो कि 7वां दिन है, उसकी विविधता पर और बादरा आसपास से खबरों सहित मौसम का मिजाज, मंडी के भाव आपको सभी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज बादरा कस्बे में एक बहुत अजीब घटनाक्रम हुआ और सैनिक दोस्तों एक प्रकार से सड़कों पर उतरे। क्षेत्र के किसान सड़कों पर उतरे थे, बिजली उपभोक्ता सड़कों पर थे। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और चाहे बीज को लेकर किसान, यूरिया को लेकर किसान सड़कों पर हो या सिंचाई पानी को लेकर किसान सड़कों पर हो, उसके अलावा दोस्तों वो चीज़ें तो चल ही रही है। लेकिन आज एक अजीब घटनाक्रम हुआ। जो पूर्व सैनिक है हमारे, उनकी जो अलाट की हुई उनको ज़मीनें हैं दोस्तों, उन पर कब्जे का मामला है। और दोस्तों, आज जो मामला उजागर हुआ है, कम से कम ऐसे 20 से 25 पूर्व सैनिक हैं जिनकी ज़मीनों पर कब्जा हो रखा है। तो दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है। हम शुरुआत आज इसी मुद्दे से करते हैं दोस्तों। उपखंड कार्यालय में आज इसको लेकर एक ज्ञापन भी दिया गया। हम बात कर रहे हैं दोस्तों जनाड़ा गांव के रिटायर्ड सैनिक रणजीत सिंह यादव परिवार की। दोस्तों, वो पूर्व सैनिक है और बुजुर्ग है दोस्तों। उनके परिवार के लोग, उनके पुत्र भी आज साथ में ही आए थे और कई पूर्व सैनिक भी उनके साथ में आए थे उपखंड कार्यालय में। और हमने एक अलग से क्लिप भी बनाई है दोस्तों, वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें क्या आरोप है, किस प्रकार की वो भूमि थी और कौन लोग कब्जादारी है, उस सब के बारे में विस्तार से उसका विवरण है। तो दोस्तों, आज जो उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, तो उपखंड मोहदय तो वहाँ नहीं थी, लेकिन तहसीलदार को ये ज्ञापन सौंपा गया। और उस ज्ञापन में आरोप लगाए गए हैं कि दोस्तों जटाड़ गांव में खसरा संख्या 64/395.60 में खातेदारी कृषि भूमि है, जो कि गांव के एकदम समीप, बहुत ही समीप है। और कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। तो दोस्तों, कुल मिला के 12 बीघा और कुछ बिस्वा ये भूमि थी और उसमें से 5 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया गया। और जो रिटायर्ड सैनिक है रणजीत सिंह यादव दोस्तों, उनके पुत्रों द्वारा तो सीधे विधायक बलवान पूनिया पर ही आरोप लगा दिए गए कि उनके आदेश पर, उनके दिशा निर्देश पर, इनके इशारों पर ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमने उनको वोट नहीं दिया था, लेकिन जो कब्जादारी है उन्होंने बलवान पूनिया को वोट दिया था और वो ही उनकी इमदाद कर रहे हैं। मामला बहुत गंभीर है। दोस्तों, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे ज्ञापनदाता। मैं आपको बताऊं तो सतवीर वर्मा सूबेदार, जो कि है दोस्तों जनरल सेक्रेटरी है राजस्थान, जिला संयोजक अखिल भारतीय सैनिक कल्याण संघ के राजस्थान के दोस्तों, और वो भी थे और उन्होंने भी बहुत अच्छी कुछ बातें भी बताई हमें। और नायब सूबेदार राजेंद्र सोनी, जो कि तहसील अध्यक्ष है इसके, वो भी है। और हवलदार सोनलाल, नरेंद्र यादव और पीड़ित सुबह रणजीत यादव के अलावा दोस्तों विनोद पचार, रामनिवास फौजी और विनोद सुथार के अलावा भूप यादव आदि अनेकों लोग थे यहाँ पीड़ित पक्ष के साथ। और पीड़ित पक्ष के परिवार के लोग भी थे। उन्होंने जो ज्ञापन दिया उनमें सीधा आरोप लगाया है। और सतवीर सूबेदार ने तो यहाँ तक कहा, क्योंकि वो एक इस कल्याण बोर्ड के संघ के अध्यक्ष भी, वो सेक्रेटरी भी है, तो उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि 25 से 30 जो पूर्व सैनिक है उनकी ज़मीनों को दावा गया है। हम भविष्य में ये ज़मीन निकालेंगे और पूरा आंदोलन करेंगे और आंदोलन के साथ साथ जो भी ज़रूरी पड़े आगे कदम उठाए जाएंगे। और दोस्तों, इसके लिए मैं कोई गाइडलाइन के बारे में अगर बात करूँ तो आपको एक बहुत इसके अंदर मैं रोचक चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि पूर्व सैनिकों से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों। ये देश के बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं और ये जब देश के बॉर्डर पर तैनात होते हैं तो हम चैन से सो पाते हैं दोस्तों। ये कैसी विडंबना है कि हम जब वो अपनी सेवाएं पूरी करके आते हैं और उनको सरकार जब जीवन यापन करने के लिए कुछ ज़मीन या अन्य सुविधाएं देती है, उन सुविधाओं पर हम इतने मतलब जो गैरत हो गए हैं कि उनकी ज़मीनों पर डाका डालते हैं दोस्तों। ये बहुत ही घिनौनी और एक ओछी सोच का परिचायक मैं मानता हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो 13/10/1998 को
13/10/1998 को राज्य सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा एक आदेश पारित कर उपखंड स्तर पर पूर्व सैनिकों व उनके परिवार की विभिन्न समस्याओं को लेकर, उनके निराकरण को लेकर, उनको निपटाने को लेकर एक कानून बनाया। और दोस्तों उपखंड की अध्यक्षता में, उपखंड जो एसडीएम होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी होती है। और वो कमेटी क्या होती है दोस्तों, उसका क्या नाम है मैं आपको बताऊं तो सैनिक कल्याण परामर्शदात्री समिति का एक गठन राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था 1998 में। और उन्हीं की देखरेख में उनमें कौन होते हैं ये भी मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इन समितियों में जो कि सैनिक कल्याण परामर्शदाता समिति का गठन किया गया था, उसमें उप पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होते हैं और विकास अधिकारी क्षेत्र के इसके सदस्य होते हैं, तहसीलदार भी इसका सदस्य होता है और 2 गणमान्य नागरिक होते हैं जिनका मनोनयन उपखंड स्तर पर किया जाता है, उपखंड अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा 2 पूर्व सैनिक भी इसमें होते हैं जिनका चयन जो है जिला कल्याण अधिकारी द्वारा उनको नाम का नामांकन किया जाता है। और उप कोषाधिकारी क्षेत्र का वो भी इसका सदस्य होता है। और उपखंड के 2 ऐसे अधिकारी भी इसमें शामिल रहते हैं जो कृषि से, शिक्षा से, वन बिजली विभाग, जलदाय विभाग, सिंचाई विभाग आदि वन्य विभाग किसी भी विभाग से होते हैं, उनका मनोनयन किया जाता है। तो ये सदस्य होते हैं इस समिति में। और इस समिति का दरअसल काम यही होता है कि किसी भी पूर्व सैनिक के घर की, परिवार की कोई समस्या है तो उस समस्या का जल्द से जल्द और प्राथमिकता के साथ निपटारा किया जाए। लेकिन क्या ये लोग इस समिति के माध्यम से, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा बनाया हुआ नियम है, क्या इस नियम का पालना होती है? और क्या इस ऐसी समिति द्वारा किसी निपटारे का इस प्रकार से सैनिक कल्याण बोर्ड के परिवार का किसी निपटारा किया गया है समस्या का? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और आज इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बादरा में दोस्तों 25 से 30 ऐसे सैनिक परिवार हैं जिनकी भूमि को, जिनकी जमीनों को दबा दिया गया है अतिक्रमणियों द्वारा। और अनेकों ऐसी समस्याएं इन परिवारों में आती है दोस्तों। उन समस्याओं का निराकरण दोस्तों ये समिति करती है और ये समिति फिलहाल मर्त प्राय है। तो इन समिति को जगाना होगा। और दोस्तों जो यहाँ के पूर्व सैनिक हैं वो अब आने वाले दिनों में इसके लिए आंदोलन करने वाले हैं और 9 मार्च को संभवतः धरना प्रदर्शन इसको लेकर किया जाएगा। और जो कि रिटायर्ड फौजी अजनाना गांव के सैनिक रणजीत सिंह यादव दोस्तों, उनके परिवार और उनके साथियों द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखते हैं इनमें कितना असर होता है क्षेत्र के लोगों पर और जिस प्रकार से लोग सड़कों पर उतरते जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है इसमें। पूर्व सैनिक है वो भी सड़कों पर उतर आए तो दोस्तों कैसी व्यवस्थाएं क्षेत्र में चल रही है आप देख ही रहे होंगे। और अन्य खबरों की ओर रुख करें तो कल 3 मार्च को दोस्तों उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर मंगलवार देर शाम को जो है चुनाव प्रचार थम चुका था और 10 जिलों की 57 सीटों के लिए इसमें चुनाव होगा। और अंतिम चरण 7 मार्च को होगा और 7 मार्च के बाद में सीधा 10 मार्च को मतगणना होगी और सभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आप लोगों के सामने होंगे। तो इसके अलावा दोस्तों एक और ऐसी घटना हुई है जिसका भी हम जिक्र करना चाहेंगे, जो कि घटना तो 5-7-10 दिन पहले हुई थी। अजीतपुरा गांव में एक मरुधरा ग्रामीण बैंक के मैनेजर को पीट दिया गया था कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा। और उसके बाद में जिन्होंने पीटा दोस्तों उन्हीं के समर्थन में बैंक के आगे धरना देकर लोग बैठ गए, क्योंकि जो बैंक प्रबंधक है उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी और उस एफआईआर का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कल दोस्तों भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कहा कि मरुधर ग्रामीण बैंक के मैनेजर को जिस प्रकार से पीटा गया, उनको जाति सूचक गालियां निकाली गई और उन लोगों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम चेतावनी देते हैं कि भीम आर्मी सहित तमाम यहाँ क्षेत्र के संगठन प्रदर्शन करेंगे, उपखंड का घेराव करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। और इस ज्ञापन देते समय दोस्तों इनके साथ जय सिंह, जोगपाल सिंह और अजीत भारतीय, रवि लहरी, पवन सेवदार, राजेश जोगीवाड़ा, राजेश गांधी, सोनू और मुकेश कुमार, संदीप कुमार, संजय कुमार और मुनीम नागर, राज नागर
अशोक बागड़ी जोगीवाड़ा और महावीर ब्रजलाल माहेच आदि अनेकों कार्यकर्ता थे। और दोस्तों इन्होंने स्पष्ट कहा कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं की तो हम आंदोलन करने पर विवश होंगे। इसके अलावा दोस्तों कल महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से क्षेत्र में मनाया गया और इसको लेकर कल देर शाम को दोस्तों कुटिया परिसर में एक बहुत भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। और इस भव्य धार्मिक आयोजन में दोस्तों 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का महाशिवरात्रि के अवसर पर रुद्राभिषेक किया गया। दोस्तों ये बहुत बड़ा सनातनी कार्य है और पूर्व में भी ऐसे कई कार्यक्रम कुटिया क्षेत्र में समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों हम अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे और आपको आज के विशेष दिवस के बारे में बताएंगे और अन्य खबरों के बारे में बताएंगे, मौसम का मिजाज भी बताएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों यूक्रेन और रूस के युद्ध के ऊपर। अब हम बात करेंगे दोस्तों यूक्रेन और रूस का जो युद्ध लगातार आज युद्ध का 7वां दिन है और पूरा विश्व चिंतित हो चला है दोस्तों, क्योंकि रूस बार बार एटमी धमकियां दे रहा है। और रूस ने आज फिर एक धमकी दी और धमकी ये दी कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो वो एटमी अटैक करेंगे। दोस्तों विश्व युद्ध की धमकी वो इसलिए दे रहा है और विश्व युद्ध की वो इसलिए कह रहा है रूस, क्योंकि विश्व युद्ध का मतलब है अमेरिका का दखल अगर इस युद्ध में होगा जो कि यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है तो विश्व युद्ध होगा। क्योंकि नाटो के देश, यूरोपीय संघ के देश, इन सभी देशों द्वारा अमेरिका की तरफ से अटैक किया जाएगा, युद्ध में भाग लिया जाएगा, तो वो भी निश्चित रूप से विश्व युद्ध होगा। और रूस के साथ इस बार चीन भी खुलकर आने से कतराने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध का समय बीतता जा रहा है दोस्तों पूरा परिदृश्य ही बदल गया लगता है, क्योंकि रूस बेहद कमजोर होने चला है। और रूस के दोस्तों 6000 से अधिक सैनिकों की मौत हो चुकी है अब तक इस युद्ध में 7 दिन में, और बड़ी संख्या में उनके सैन्य वाहनों को भी बर्बाद कर दिया गया है यूक्रेन के लड़ाकों द्वारा। तो कुल मिला के ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। और क्यों ये युद्ध रूस की पकड़ से एक प्रकार से बाहर होता हुआ प्रतीत हो रहा है दोस्तों, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि यूक्रेन भी छोटा देश नहीं है दोस्तों, वो भी एक महाशक्ति थी, उनके पास भी परमाणु हथियार थे और उनके 2 परमाणु प्लांटों पर रूस कब्जा कर चुका है। तो रूस यूक्रेन के बारे में आज हम आपको बताते हैं। एक प्रकार से चौथे दौर की वार्ता भी आज रूस और यूक्रेन के बीच में, और ये तो वार्ता का दौर भी खुला है, चल रहा है और ये दिखावटी है दोस्तों, इसमें कुछ हल होने वाला नहीं है। क्योंकि रूस सीधा सीधा चाहता है कि अपने किसी चहेते को राष्ट्रपति के पद पर यूक्रेन में बिठाया जाए और जेलेंस्की को हटाया जाए या उसकी हत्या की जाए या उसको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। तो ये रूस की मंशा है और इसका नाम भी आज सामने आया है दोस्तों, विक्टर यानुकोविच। ये दोस्तों जो पुतिन के खास माने जाते हैं और इनकी पूरे मीडिया में आज फोटोएं भी आई है रूस के राष्ट्रपति से मिलते हुए की, और उनको राष्ट्रपति बनाए जाने की मंशा भी रूस की उजागर हुई है। और ये यूक्रेनी मीडिया का दावा है दोस्तों, यूक्रेनी मीडिया का दावा है और आज की खबर है ये। तो कुल मिलाकर रूस ये चाहता है, लेकिन यूक्रेन दोस्तों, यूक्रेन बहुत बड़ा है और मैं आपको बताऊं तो अब तक यूक्रेन को इस युद्ध की विभीषिका और डर के चलते दोस्तों छोड़ने वालों की तादाद 5 लाख से कहीं अधिक है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का आंकड़ा माने तो 6,80,000 लोग अब तक यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। और एक चीज मैं आपको और बताऊं तो 4,25,00,000 की आबादी है यूक्रेन की। तो कितना बड़ा यूक्रेन है, क्षेत्रफल के लिहाज से भी बहुत बड़ा है दोस्तों, 4,25,00,000 की आबादी है। और यूक्रेन की आबादी के लिहाज से अगर देखें तो यूक्रेन का विश्व में 34वां स्थान आता है। आबादी के लिहाज से विश्व में यूक्रेन का 34वां स्थान आता है। और क्षेत्रफल के लिहाज से भी अगर देखें तो क्षेत्रफल कितना है तो 44वां स्थान यूक्रेन का आता है। और 350 बिलियन डॉलर की जीडीपी है दोस्तों यूक्रेन की। और विश्व में ये धनी देशों की सूची में 48वें नंबर पर आता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था कितनी विशाल है और कितना पावरफुल राष्ट्र है रूस के बॉर्डर पर रहते हुए भी।
और प्रति व्यक्ति आय भी अगर यूक्रेन की देखे तो $8,230 प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों। विश्व में 116वां स्थान है, हालांकि इसमें 100 से ऊपर स्थान है। और सोवियत संघ रूस से ये अलग हुआ था 24 अगस्त 1991 को। उससे पहले सोवियत संघ का अर्थात रूस का ही एक हिस्सा था यूक्रेन। और उस समय 91 में 15 गणराज्य टूटकर रूस एक विघटन टूट चुका था पूरी तरह और बहुत छोटा सीमित राष्ट्र बन चुका था। तो बहुत सालों तक रूस एक कमजोर राष्ट्र के रूप में रहा और उस समय बाद से लगातार जो अमेरिका है वो सुपर पावर बनकर विश्व में उभरा। और लेकिन रूस भी दोस्तों, जुनून उनका देखिए कि रूस ने अपने आप को फिर से तैयार किया और फिर से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया और इस प्रकार से सैन्य ढांचों को मजबूत किया और विश्व में सबसे अधिक परमाणु संपन्न राष्ट्रों में रूस का नाम प्रथम स्थान पर है। और आज इसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया देख रही है और रूस यूक्रेन को पीटते जा रहा है और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि रूस को रोक दे, क्योंकि दोस्तों रूस को रोकने अगर आप जाओगे तो रूस आपके ऊपर भी अटैक कर सकता है। और रूस को हराने की कल्पना ये एक बहुत बड़ा दिव्य ख्वाब जैसा है, क्योंकि रूस के पास 6000 से अधिक परमाणु बम है दोस्तों, जिससे पृथ्वी को कई बार एक प्रकार से मानव विहीन बनाया जा सकता है। तो इतने परमाणु विपन्न होने के बाद कौन छेड़ना चाहेगा रूस को दोस्तों। और रूस इसी का फायदा उठा रहा है और रूस नहीं चाहता कि उसके सीमा पर नाटो देशों की उपस्थिति दर्ज हो, अमेरिका की दादागिरी उसकी सीमा पर आकर करे कोई, ये नहीं चाहता। और यूक्रेन दोस्तों अपने आप को जेलेंस्की जब से राष्ट्रपति बने हैं उनका प्रयास ये रहा है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य हो, यूरोपीय देशों का सदस्य हो, ताकि रूस को आंख दिखा सके, रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उनके सामने आंखों में आंखें देख के वो खड़ा हो सके। लेकिन रूस दोस्तों बहुत पावरफुल देश है और उसको ये मंजूर नहीं है और उनकी मांग यही थी अमेरिका से कि नाटो में यूक्रेन को शामिल ना किया जाए। और इसी के चलते जब उसको प्रयास किया जाने लगा नाटो में शामिल करने का तो रूस ने घेराबंदी की और 7 दिन पहले अटैक कर दिया और आज 7वां दिन है युद्ध का। और दोस्तों इन 7 दिनों में मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन के बहुत से दर्जनों शहरों को बर्बाद कर दिया गया और जो बड़े शहर बर्बाद किए रूस ने उनमें मैं आपको बताऊं तो निकोलेव, ओडेसा, खार्किव, सुनी, चेर्निहिव और जाइटामिर, मारियुपोल, गार्डियन, इन शहरों को पूरी तरह से, ये बहुत बड़े शहर है दोस्तों यूक्रेन के, उनको बर्बाद कर दिया गया है। और राजधानी कीव, खार्किव और खेरसान ये सबसे बड़े शहर यूक्रेन के हैं। सबसे बड़ा कीव है, उसके बाद में खार्किव है, उसके बाद में खेरसान है, यूक्रेन के सबसे बड़े शहर है। और इन तीनों में संघर्ष चल रहा है, जबकि खेरसान पर तो रूस का दावा आज आया है कि पूरे खेरसान पर रूसी सेनाओं का कब्जा हो चला है और कीव में ज़बरदस्त गोलाबारी चल रही है, आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से। और खार्किव में भी ज़बरदस्त विनाश लीला रची है रूस ने दोस्तों। जरूर यूक्रेन के सैनिक संघर्ष कर रहे हैं। और कीव में जो राजधानी में इतना समय लग रहा है दोस्तों, वो क्यों लग रहा है आपको हमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रपति ने अपने यूक्रेनी नागरिकों के दिमाग में, दिलो दिमाग में एक जुनून भर दिया था लड़ने का, अपने देश को बचाने का, दोस्तों कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है। और प्रत्येक नागरिक अपने घर पर, अपने घरों की छतों पर पेट्रोल बम बनाकर कार्टून भरकर रखे हुए हैं और वहां से अगर रूसी टैंक तोपें गुजरेगी तो उन पर अटैक किया जाता है। और यही रीज़न है कि 200 से कहीं अधिक रशिया के टैंक और तोपों को यूक्रेन में बर्बाद कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बड़ा एक प्रकार से अचीवमेंट है यूक्रेन के लिए। लेकिन कब तक यूक्रेनी नागरिक यूक्रेन को बचाए रखेंगे, कीव को बचाए रखेंगे? आखिर रूस की विशालतम फौज, और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो लगभग बताया जा रहा है 34 किलोमीटर दूर तक काफिला ऐसा है रूसी
टैंकों का और तोपों का दोस्तों वो कीव की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और कीव में पहले से ही रूस ने दाखिल किया हुआ है और कीव की गलियों में संघर्ष चल रहा है। लेकिन ये बड़ा काफिला जब कीव के अंदर घुसेगा तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा मंजर होगा और कीव को रूस के कब्जे में जाने से कौन बचाएगा, क्योंकि पूरा देश तमाशा देख रहा है। रूस के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको रोका जाए और पूरा विश्व समुदाय उस पर प्रतिबंध लगाने पर तुला हुआ है। प्रतिबंधों का आखिर क्या दोस्तों औचित्य है जब रूस का युद्ध नहीं रुक रहा है। और एक मैं नई बात आपको अगर बताऊं दोस्तों तो आज कुल मिला के एक और अचीवमेंट होने जा रहा है। यूएन महासभा में युद्ध को रोकने के लिए आज 8:30 बजे को, जब आप ये समाचार सुन रहे हैं 7 बजे का, तो 8:30 बजे एक बैठक है और इस बैठक में दोस्तों वोटिंग होगी युद्ध को रोकने के लिए। यूएन में एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग होगी और 193 देश इस वोटिंग में भाग लेंगे। देखते हैं वो किसके पक्ष में वोट करते हैं, कितने विपक्ष में वोट आते हैं। जाहिर है युद्ध को रोकने में ही सबसे ज्यादा वोटिंग होगी, लेकिन रूस को रोकेगा कौन दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ भी खड़ा होता है। यूएन ने महासभा ये डिसीजन ले लेगी और प्रस्ताव पास कर लेगी कि युद्ध को रोका जाए और दैट सपोज 193 देश है, सारे के सारे रूस के खिलाफ वोटिंग कर देते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। तो रूस को रोकेगा कौन दोस्तों? क्या रूस पर अटैक किया जाएगा? क्या सारे के सारे ये देश जो है मिलकर यूक्रेन की तरफ से रूस से युद्ध लड़ेंगे? तो ये तो फिर विश्व युद्ध छिड़ गया दोस्तों। और विश्व युद्ध छिड़ने की कंडीशन में रूस की सीधी सीधी बार बार चेतावनी दी जा रही है कि परमाणु अटैक किया जाएगा। तो इसका मतलब दुनिया में विनाश अब लगभग तय समझा जाए। तो इसका मतलब तो यही है कि दुनिया का विनाश अब लगभग तय है दोस्तों। कीव में जिस प्रकार से संघर्ष चल रहा है, मैं आपको बताऊं तो कीव भी बहुत बड़ा शहर है दोस्तों। 29 लाख लोग रहते हैं कीव में, 29 लाख लोग, जो राजधानी है यूक्रेन की। और रूस की जो सीमा है यूक्रेन की दोस्तों, क्योंकि ये युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है रूस द्वारा क्यों इतना बड़ा कदम उठाया गया है, इसके पीछे एक रीजन और भी है। क्योंकि रूस से लगती है लगभग 3000 किलोमीटर लंबी सीमा बॉर्डर यूक्रेन की। तो दोस्तों इससे रूस को खतरा है, कहीं ना कहीं नाटो में अगर शामिल होता है तो नाटो देशों का यहाँ से अटैक रूस पर हो सकता है और रूस को कमज़ोर बनाया जा सकता है। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए ही सही रूस का तो यही कहना है दोस्तों, ये युद्ध लड़ा जा रहा है। तो दोस्तों आज की हम अगर भारत की बात करें, क्योंकि 20,000 नागरिक भारत के भी फंसे हुए थे छात्र, तो उनका क्या हुआ दोस्तों? लगातार एक ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है जिसकी निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। और अब तक 2000 लोगों को भारत लाया जा चुका है और लगभग 20,000 से 12,000 लोगों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। और जो आसपास देश है दोस्तों, पोलैंड, रोमानिया आदि, रूस, इन देशों में वो 12,000 भारतीय हैं और वहाँ से उनको एक एक करके एयरलिफ्ट से दोस्तों भारत लाया जा रहा है। तो एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये स्थिति है। नरेंद्र मोदी स्वयं दोस्तों इसकी निगरानी कर रहे हैं और ऑपरेशन गंगा कितना कामयाब होता है ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है दोस्तों जो कीव में रह रहे हैं उन लोगों के लिए कि वो जल्द से जल्द कीव को खाली कर दे भारतीय छात्र और आसपास कहीं आ जाए और संभव हो तो दूसरे देशों में आ जाए। और इसको लेकर दोस्तों 60 बसें जो है यूक्रेन से और अन्य देशों के बॉर्डरों तक सप्लाई हो रही है। और दोस्तों रूस स्वयं बयान दे चुका है और उसके राजदूत ने भी कहा है जो एक छात्र की मौत हुई थी उसकी रूस जांच करेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, रूस के एक राजदूत द्वारा ये कहा जाना कि भारत के जिन छात्र की मौत हुई है उसकी जांच की जाएगी। तो इससे भारत की ताकत का अंदाजा विश्व में आप लगा सकते हैं। तो भारत लगातार प्रयासरत है अपने छात्रों को यूक्रेन से निकालने में। और दोस्तों बादरा नौर आसपास के क्षेत्रों के भी काफ़ी लोग हैं और बहुत से लोग आ भी चुके हैं।
तो जल्द से जल्द उनको लाने का कार्य किया जा रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्द से हम आपको आज के दिन के बारे में बताएं तो आज 2 मार्च है और दोस्तों 2006 को भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था नई दिल्ली में। आज ही के दिन 2006 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश दिल्ली आए थे। दोस्तों ये बहुत बड़ा दिन आज के लिए भारत के लिहाज से। और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का 1949 में आज ही के दिन निधन हुआ था। और दोस्तों आज जो कोरोना के केस भारत भर में आए हैं वो 7,754 है। 223 लोगों की मौतें हुई है और 85,680 मामले सक्रिय मामले रहे हैं पूरे देश में। तो कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। और शुरुआत करें मंडी के भाव की तो नौर में दोस्तों गुआर 5,901, मोठ 6,030, मूंग के भाव 6,181, गेहूं के भाव 2,125, चना के भाव 4750 और सरसों के भाव 6870, बाजरी 1940 और दोस्तों नरमा 9819 और आज तिल 12,800 रुपये प्रति कुंटल नौर में रहे। और रायसी नगर में सरसों 7750, मूंग के भाव 6150 और नरमा के भाव 9981, गुआर के भाव 5,940 जबकि गेहूं के भाव 1942 रहे हैं रायसी नगर में। पदमपुर में नरमा दोस्तों 10,040 रुपये बिका है जबकि ग्वार के भाव 5,840 और मूंग के भाव 5,885 जबकि सरसों के भाव 6350 बिके और गेहूं 2,140 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। सादुल शहर में नरमा 9900 प्रति कुंटल, कपास 7500, गंवार 5835 जबकि मूंग के भाव 5,951 और गोलूवाला मंडी में नरमा 10,179 रुपये प्रति कुंटल बिका है। ग्वार के भाव 6650 रहे, सरसों के भाव 5800 जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 10,068 रुपये बिका है जबकि पीलीबंगा मंडी में नरमा 10,170, ग्वार के भाव 5,631, कर्णपुर मंडी में ग्वार 5,811 जबकि मूंग के भाव 6,030 जबकि विजयनगर मंडी में ग्वार दोस्तों 6,000 बिका है और बादरा मंडी में ग्वार 5,906 बिका है। रावतसर में ग्वार के भाव 6,030 और नरमा के भाव 10,051 रहे। तो ये रहे मंडी के भाव। मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों आज 2 मार्च को 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहा, गर्मी का सा एहसास हुआ और 99% 100% बादल छाए रहे और परिवर्तनशील मेघों का आवरण आसमान पर छाया रहा दोस्तों। और शाम को भी 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। 100% बादल छाए रहेंगे, 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 3 मार्च को कल मौसम कैसा रहने वाला है तो कल दोस्तों 16 से 22 डिग्री टेम्परेचर, सुबह 24 से 27, दोपहर को 20 से 25 शाम को रहेगा जबकि 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 30 किलोमीटर तक के हवा के झोंके लगेंगे, एक प्रकार से मिनी तूफान का सा एहसास होगा और 70-80% बादल भी छाए रहेंगे और 0.2 mm बरसात भी हो सकती है दिन में दोस्तों। ये मौसम विभाग की भविष्यवाणियां हैं और बादल 20 से 30-40% शाम तक रहेंगे और रात्रि को कुछ मौसम साफ भी रहेगा और लेकिन देर रात को फिर 100% बादल छा जाएंगे और 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। कैसी लगी आपको समीक्षा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए शाम के 7 बजे में कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।